Namaskar or good morning to everyone. As we know that we are doing the directive principles of the state policy. In previous lecture, I discussed the meaning of the DPSP and the features of the DPSP. In today's lecture, I'm going to teach about the classification of the DPSP. Although in Indian Constitution, there is no classification of the directive principles of the state policy. But on the basis of their content, we can classify them in three categories. पहली जो कैटेगरी है वो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, सेकंड इज द गांधीयन प्रिंसिपल और जो थर्ड है इट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। आज का जो लेक्चर है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है, they aim to promote the socialism, democratic socialism in the Indian society. The first article or the first principle, it is Article 38. This principle or this article directs the state to promote the welfare of the people. कि जो पीपल है, जो लोग हैं सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में उनका जो वेलफेयर है उसको प्रमोट करे स्टेट। सो दिस प्रिंसिपल एम टू प्रमोट द सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द इंडियन सोसाइटी, ताकि जो है भारत की जो सोसाइटी है वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है सुनिश्चित हो। बिकॉज वी नो दैट द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये जो बात है ये हमारे प्रियम्बल में भी कही गई है। एंड द सेकेंड प्रोविजन गिवन अंडर दिस आर्टिकल इज टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ, it is the responsibility of the state to minimize the inequalities in the Indian society. ये जो inequalities है ये इनकम को लेकर भी हो सकती है, इनकम को लेकर, सेकंड है स्टेटस को लेकर भी हो सकती है, थर्ड है फैसिलिटीज को लेकर भी हो सकती है, या फिर अपॉर्चुनिटीज को लेकर भी हो सकती है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मिनिमाइज ऑल दीज टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन द इंडियन सोसाइटी। एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इस प्रोविजन के बारे में हमें याद रखना है, इट वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द डीपीएसपी थ्रू द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। जब 1978 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उस दौरान जो है ये प्रोविजन मिनिमाइज इक्वालिटीज वाला ये जो है डीपीएसपी की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया था। नाउ द आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 हैज वेरियस क्लॉजेस। हम एक एक करके इन क्लॉजेस को देखेंगे। फर्स्ट इज द एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। द क्लॉज ए ऑफ द आर्टिकल 39 डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर द एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि जो स्टेट है उसको ये निर्देश देता है कि वो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अर्थात जो जीविका के जो साधन है, पर्याप्त जो जीविका के साधन है उनको वो सुनिश्चित करे, पहली बात। सेकंड, टू सिक्योर द क्लॉज बी सेज दैट टू सिक्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड, कि जो मटेरियल रिसोर्सेज है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मस्ट बी इक्विटेबल, दैट मस्ट बी फॉर द कॉमन गुड। जो मटेरियल रिसोर्सेज है कम्युनिटी का, इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लैंड, द प्राइवेट लैंड ऑफ एनी ऑनर कैन बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक पर्पज। गवर्नमेंट जो है प्राइवेट लैंड को एक्वायर कर सकती है पब्लिक पर्पज के लिए, एंड इट कैन कंस्ट्रक्ट द रोड्स, पार्क्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑन दिस लैंड फॉर द पब्लिक पर्पज और फॉर द पब्लिक बेनिफिट। जो गवर्नमेंट है इस प्राइवेट लैंड को एक्वायर करके उस पर जो है उस पर
कोई रोड बना सकती है, पार्क बना सकती है, या फिर कोई दूसरी ऐसी सुविधा बना सकती है, या कोई ऐसी फैसिलिटी एमिनिटीज़ क्रिएट कर सकती है जो कि पब्लिक के लिए बेनिफिट हो, एक बहुत बड़े तबके के लिए जो बेनिफिट हो, जिसका बहुत बड़े तबके के लिए जो है बेनिफिट हो। सो जो मटेरियल रिसोर्सेज है उसका मैंने लैंड प्राइवेट लैंड है उसको किस तरह से जो गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, मैंने उसका एक एग्जाम्पल दिया है। नो द क्लॉज सी ऑफ दिस आर्टिकल directs the state to secure the prevention of concentration of wealth and means of production. It directs the state that it should or that it must prevent the concentration of the wealth. जो संपत्ति का एक केंद्रीकरण है उसको प्रिवेंट करना है, प्लस जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी प्रिवेंट करना है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ताकि ऐसा ना हो कि जो वेल्थ है या फिर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे उत्पादन के जो साधन है, जैसे लैंड है, आपका जो कैपिटल है, वो जो सीमित लोगों के हाथों में आ जाए। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रिवेंट दिस कॉन्सेंट्रेशन, इस केंद्रीकरण को प्रिवेंट करना है। नो द नेक्स्ट क्लॉज, इट इज द क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 39। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि जो समान काम है उसके लिए वो समान दाम दे या फिर उसके लिए वो समान वेतन दे। एंड इट इज फॉर द मेन एंड वुमेन, वो चाहे मेन हो चाहे वीमेन हो, समान काम है तो उसको समान वेतन दिया जाए। Now, the clause E of this article directs the state to secure the preservation of health and strength of workers and children, कि जो वर्कर्स है, अपने जो श्रमिक है, बच्चे हैं, उनका जो है हेल्थ और स्ट्रेंथ है उसको वो जो है प्रिजर्व करे, उसको वो जो है प्रोटेक्ट करे। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे? अगेंस्ट द फोर्सिबल इव्यूज, कि उसका जो है कोई उनका एक दुरुपयोग ना करे उनके हेल्थ और स्ट्रेंथ का। नो द नेक्स्ट क्लॉज सेज दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो ऐसे अवसर पैदा करे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करे जिससे जो है बच्चों का हेल्दी डेवलपमेंट हो, ताकि बच्चे जो है एक अच्छा जीवन जी सके। Now the next article, it is article 39A. It talks about the equal justice and free legal aid to the poor section of the society, कि सबके लिए इक्वल जस्टिस हो, सबके लिए समान न्याय हो एंड फ्री लीगल एड। जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर जो वर्ग के लोग हैं समाज में, जो डिसएडवांटेज जो सेक्शन के जो लोग हैं, उनके लिए फ्री लीगल एड हो, उनके लिए मुफ्त कानूनी सेवाएं हो। सो आर्टिकल 39A एम्स टू इक्वल एक्सेस टू द जस्टिस, कि जो है सबका जो है न्याय तक एक पहुंच हो। यह आर्टिकल इस बात पर जो है बल देता है। नो द नेक्स्ट, it is article 41. It directs the state to secure the right to work, education, public assistance. इन तीन चीज़ों को जो स्टेट जो है सिक्योर करे, इंश्योर करे इन द केसेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। इन केसेस में जो है गवर्नमेंट जो है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस को जो है सिक्योर करे, जैसे ओल्ड एज है, सिकनेस है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है। द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज आर्टिकल 42. इट टॉक्स अबाउट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इट मस्ट इंश्योर और द सिक्योर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, कि जो गवर्नमेंट है वो काम की जो है मानवीय दशाओं को वो इंश्योर करे, प्लस वो मैटरनिटी रिलीफ को भी वो इंश्योर करे।
Article 43, it directs the state to secure a living wage and decent standard of life and social and cultural opportunities for the workers. इसमें 2-3 चीज़ें दी है, लिविंग वेज को इंश्योर करे, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंश्योर करे एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो अवसर है वो श्रमिकों को प्रदान करे, वो वर्कर्स को प्रदान करे. इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज आर्टिकल 43A. This article or this principle directs the state to make the provisions for the participation of workers in the management of industries. कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए ताकि जो वर्कर्स है, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनका एक पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में. जो मैनेजमेंट है, जो भागीदारी है, वहां पर जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वहां पर उनकी भागीदारी हो. नाउ द नेक्स्ट इज द आर्टिकल 47. इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू रीच द लेवल ऑफ, किस चीज का लेवल उठाना है. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, पोषण का. सेकंड इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के जीवन स्तर का. थर्ड इज द इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, जो अपना पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, इट मस्ट बी इम्प्रूव बाय द गवर्नमेंट. नाउ एक मैं महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहूँगी 2-3 प्रोविजंस को लेकर. फर्स्ट इज द क्लॉज F ऑफ द आर्टिकल 39 which talks about the opportunities for the healthy development of children. Second is the article 39A which talks about the equal justice and free legal aid to the poor people. Third is the participation of workers in the management of industries. These principles, all these principles were added in the list of the DPSP in the 1976 through the 42nd Amendment Act of 1976. यानी कि जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट होता है, 42वां संवैधानिक संशोधन होता है, तो इन 3 प्रोविजन को, इन 3 प्रिंसिपल्स को जो है डीपीएसपी की प्रिंसिपल लिस्ट में जो है इनको इंक्लूड किया गया था. इन्हें हमें याद रखना है. फर्स्ट इज द 39 आर्टिकल 39 का क्लॉज F एंड आर्टिकल 39A एंड आर्टिकल 43A. ये जो तीनों प्रिंसिपल्स है ये 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1976 में ये जोड़े गए थे. अब हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल्स है ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. जैसा कि मैंने पहले कहा, ये राज्यों का दायित्व है कि उनको इम्प्लीमेंट करें. सो इन आवर कंट्री various laws, policies and programs have been made by the governments to implement these principles. भारत में जो अलग अलग सरकारें आई, उन्होंने अपने अपने तरीके से इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग कानून बनाए, अलग अलग नीतियां बनाए और प्रोग्राम्स बनाए. तो यहाँ पर मैंने कुछ एक कानून को यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने सब नहीं लिखा हुआ है बिकॉज देर आर वेरियस लॉज एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच वर मेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. जैसे इन 1950 में वी एस्टैब्लिश्ड द प्लानिंग कमीशन, हमने पीसी बनाया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड वी अडॉप्टेड द plant model of the development to achieve the aim of social economic justice in the society, in the Indian society. And in 2015 this body was replaced by a new body which is नीति आयोग. हमने 1915 में पीसी की जगह हमने नीति आयोग बना दिया. इसके अतिरिक्त अगर मैं लॉज की बात करूं, in 1948 Indian Parliament enacted the Minimum Wage Act of 1948. And in 1961, we enacted the Maternity Benefit Act of 1961, and after then we enacted the
लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। हमने जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में बना दिया, जो कि आर्टिकल 39A पर आधारित है। इट मीन्स टू फुलफिल द डायरेक्शंस आइडियाज ऑफ दिस आर्टिकल वी मेड द लॉ ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, जिसके तहत नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ ये बनाएंगे, जिनका जो प्रमुख कार्य है वो गरीबों को फ्री लीगल एज मुहैया करवाना है। आफ्टर देन we also enacted the Child Labor Prohibition Act of 1986 कि जो बाल श्रम है उसको किस तरह से प्रोहिबिट करना है। 1986 में हमने इसको लेकर कानून बना, बाद में इसमें अमेंडमेंट भी होती रही। एंड इन 1976 we also enacted the Bonded Labor System Abolition Act कि जो बंधुआ मजदूरी है उसका किस तरह से प्रोविजन हो देश के अंदर, उसके लिए भी 1976 में जो है भारत की संसद ने कानून बना दिया। तो ये कुछ कानून हैं जो कि इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत में बनाए गए थे। और भी बहुत सारे लॉज हैं। तो आज हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सोशलिज्म की फिलॉसफी पर बेस्ड है, एंड जो लॉज है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से भारत में बनाए गए थे। अगर हम इस लेक्चर का एक क्विक रिवीजन लें, इन फर्स्ट आई टोल्ड अबाउट द नेचर ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। जैसा कि मैंने कहा कि जो ये प्रिंसिपल्स है इनका नेचर एक जो है एक सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है उस पर बेस्ड है। सो दे आर नोन एज द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। इन फर्स्ट आई डिस्कस द आर्टिकल 38 विच टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। ये दोनों जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो इनइक्वालिटीज को वो ख़त्म करे और लोगों का जो वेलफेयर उसको प्रमोट करे। एंड जो सेकंड प्रोविज़न है ये 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था उस दौरान इसको ऐड किया गया। एंड आफ्टर इट आई डिस्कस द वेरियस क्लॉजेस ऑफ द आर्टिकल 39। जैसे पहला जो क्लॉज ए है टॉक्स अबाउट द एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सेकेंड सेज दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। मैंने ये कहा कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको जो है किस तरह से जो पब्लिक गुड के लिए है उनको इस्तेमाल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। After then, clause C, which talks about the prevention of the concentration of wealth and means of production, कि जो गवर्नमेंट है वो प्रिवेंट करे। प्रिवेंट क्या करे? वो किसी जो एक सीमित जो वर्ग है सोसाइटी का उसके हाथों में जो संपत्ति है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो ना जाए, इसका प्रिवेंशन गवर्नमेंट को करना है। आफ्टर देन आई डिस्कस्ड द क्लॉज D which talks about the equal pay for equal work, and after then the clause E which talks about the preservation of health and health and strength of the workers and the children against the forcible abuse. And after it I discussed the clause F which talks about the opportunities for the healthy development of the children, कि बच्चों का हेल्दी डेवलपमेंट हो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो अवसर पैदा करे, अपॉर्चुनिटीज पैदा करे। After this, I discussed the Article 39A, which talks about equal justice and free legal aid to the poor people of the society. After it, I discussed Article 41, which talks about that it is that it directs the state to secure the right to work, education, and public assistance in the cases of unemployment, sickness, and old age. After it, I discussed the next article, it is Article 42, which directs the state to secure the just and human condition for work and maternity relief. After it, Article 43, which directs the state to secure a living wage, decent standard of life, and social and cultural opportunities for the workers. After this, I discussed the Article 43A, which directs the state to take the steps for the participation of workers in the management of industries, कि जो वर्कर्स हैं उनका जो इंडस्ट्रीज का जो प्रबंधन है वहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठाए। एंड इन आफ्टर इट आई
discuss the Article 47, which directs the state to raise the level of nutrition, standard of living of people and improve public health. जो गवर्नमेंट है वो न्यूट्रिशन का लेवल को इम्प्रूव करे एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का उठाए, प्लस इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करे. एंड इन लास्ट आई डिस्कस द वेरियस लॉज विच वर मेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है और आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है, बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है एंड मिनिमम वेज एक्ट है. तो ये जो सारे जो एक्ट है ये भारत में अलग अलग समय पर जो है इन प्रिंसिपल्स को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए थे. आई होप आज का जो लेक्चर है आपको ज़रूर समझ आया होगा. और ये जो लेक्चर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस के द्वारा जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, या फिर वो एग्जाम्स हो, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा आप लोग जब इस लेक्चर को देखेंगे और प्लस आप बुक्स को पढ़ोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो मेरा जो लेक्चर है उसको मैं यही आज विराम देना चाहूँगी. थैंक यू सो मच और नमस्कार.